जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग मूल्यांकन की प्राविधियों के वर्गीकरण की जब बात करते हैं, मूल्यांकन प्राविधियों का मूलतः वर्गीकरण किया जाता है तो दो भागों में किया जाता है। ये हमने देखा हुआ है, जहां हम मात्रात्मक प्राविधियों की बात करते हैं और गुणात्मक प्राविधियों की बात करते हैं। मात्रात्मक प्राविधियां वे होती हैं जो आपके ज्ञान की मात्रा का मापन करेंगी, और ज्ञान की मात्रा का मापन वो अनेक प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वो मौखिक परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, प्रायोगिक परीक्षा हो, उसके माध्यम से करती हैं। और लिखित परीक्षा में भी फिर कई सारे प्रकार होते हैं, चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, अति लघुत्तरात्मक हो, लघुत्तरात्मक हो, निबंधात्मक प्रश्न हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत पुनः अनेक सारे प्रकार होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारी नॉलेज में, ये हमारे संज्ञान में है। तो गुणात्मक प्राविधियां क्या होती है, इस खंड में, इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन की गुणात्मक प्राविधियां क्या होती हैं। और निश्चित तौर पर हमको नाम से पता लग रहा है, गुणात्मक प्राविधियों के नाम से पता लग रहा है कि ये निश्चित तौर पर मूल्यांकन के कोई ऐसे तरीके हैं जो गुणों का मापन करेंगे, गुणों का परीक्षण करेंगे। मापन से मेरा अभिप्राय परीक्षण करेंगे। तो गुणात्मक प्राविधियां गुणों की, और गुण कौन से, हमने संज्ञानात्मक पक्ष को तो रख दिया है मात्रात्मक, जहां ज्ञान की मात्रा की बात होगी। तो निश्चित तौर पर गुणात्मक पक्ष में व्यक्ति के भावात्मक पक्ष की बात आती है। तो हालांकि ये जो खंड होता है साइकोलॉजी में, व्यक्तित्व वाला जब आप पाठ पढ़ते हैं, तो व्यक्तित्व वाले पाठ में ये चीजें बड़े विस्तार से वहां पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष के गुणों की जांच के लिए ही ये सारे के सारे परीक्षण होते हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूं, और यहाँ मूल्यांकन वाले खंड में जितनी इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पे जुड़ेंगी, वो सारी चीजें हम एक बार कनेक्ट होते हैं। और अलग अलग प्रकार के, मैं सबसे पहले इसकी भूमिका मैं आपको बनाता हूं। मूल्यांकन की गुणात्मक प्राविधियां, मूल्यांकन की गुणात्मक प्राविधियां, गुणात्मक प्राविधियां व्यवहार के, व्यवहार के भावात्मक पक्ष, व्यवहार के भावात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं, भावात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं, तथा कुछ विशिष्ट गुणों का, तथा कुछ विशिष्ट गुणों का, गुणों का परीक्षण करते हैं। जो व्यवहार का भावात्मक पक्ष होता है, हमने जब बात की है व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की, तो संज्ञानात्मक पक्ष आपकी बौद्धिक क्षमताओं से रिलेट करता है। भावात्मक पक्ष आपके संवेगों से, आपकी प्रेरणाओं से, आपकी रुचियों से, आपकी अभिवृत्ति से रिलेट करता है। और क्रियात्मक पक्ष आपके कौशलों से रिलेट करता है। तो जो भावात्मक पक्ष होता है, उसके गुणों का परीक्षण ये गुणात्मक परीक्षण करते हैं। और निश्चित तौर पर हम मूल्यांकन की जब विशेषताओं को हमने जाना है, तो मूल्यांकन की विशेषता में हमने इस बात को कहा है कि मूल्यांकन मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, यानी कि गुणों का भी परीक्षण करता है। तो मूल्यांकन में हम उन पद्धतियों की बात करेंगे, और प्रमुख तौर पर गुणात्मक परीक्षण जो होते हैं, उनमें हम जैसे बात करें तो अभिवृत्ति परीक्षण है, जिसमें अभिवृत्ति का यानी कि भावों की, मैं अभी लिखाता हूं आपको, भावों की सकारात्मकता या नकारात्मकता का परीक्षण होता है। अवलोकन विधि हो, समाज मिति विधि हो, जेएल मोरेनो की क्रम निर्धारण यानी कि रेटिंग स्केल विधि हो, जांच सूची विधि हो, ये सारी की सारी जो विधियां हैं, ये सारी की सारी विधियां आपकी गुणात्मक प्राविधियों के अंतर्गत आती हैं। मैं एक एक करके प्रत्येक पे चर्चा करता हूं, और ये चर्चाएं आपकी यहाँ पर मूल्यांकन वाले खंड के लिए पर्याप्त है। व्यक्तित्व, मैंने जैसे मैंने अभी आपको कहा, व्यक्तित्व में साइकोलॉजी में जब आप पढ़ते हो, तो व्यक्तित्व में वहां पर ये सारी चीजें विस्तार से आपको बताई जाती हैं। तो सबसे पहले पहले हम देखेंगे अभिवृत्ति परीक्षण। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति परीक्षण। और अभिवृत्ति परीक्षण, अभिवृत्ति एटीट्यूड को बोलते हैं।
एक प्रकार से दृष्टिकोण को हम बोलते हैं। आपके भावों में कितनी सकारात्मकता है, कितनी नकारात्मकता है, इस बात के परीक्षण के लिए ये टेस्ट किया जाता है बालकों के। और भावों की सकारात्मकता या नकारात्मकता अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी भी बिंदु विशेष पर, प्रकरण विशेष पर अभिव्यक्ति कराई जाती है, और अभिव्यक्ति करा करके फिर ये देखा जाता है कि उसके भावों में सकारात्मकता या नकारात्मकता कितनी है। अगर मान लीजिए मैं एक अध्यापक होकर के किसी पर्टिकुलर विषय पे, गणित पे, विज्ञान पे, सामाजिक पे, हिंदी पे, किसी भी विषय पर मैं बच्चे से एक व्याख्यान दिलवाऊं, अभिव्यक्ति करवाऊं कि अभिव्यक्त करो कि गणित विषय के बारे में आपकी क्या राय है, या विज्ञान विषय के बारे में, या हिंदी के बारे में आपकी क्या राय है, या सामाजिक के बारे में, वो बच्चा उस विषय के बारे में जो कुछ बोलेगा, जो अभिव्यक्ति करेगा, उसमें कितनी सकारात्मकता है, कितनी नकारात्मकता है, ये परीक्षण इसमें किया जाता है। तो इसमें मैं लिख दूं एक बार, अभिव्यक्ति के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से भावों की सकारात्मकता या नकारात्मकता, सकारात्मकता या नकारात्मकता का परीक्षण किया जाता है। नकारात्मकता का परीक्षण किया जाता है। किसी भी प्रकरण पर आप बच्चों से उनकी अभिव्यक्ति कराते हो, और उसमें उनके जो भाव हैं उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, इस बात का परीक्षण आप करते हो, अभिवृत्ति परीक्षण। और आप देख रहे हैं ये जो गुणात्मक परीक्षण होंगे वो परीक्षण करके उसका किसी इकाई में मापन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाव की सकारात्मकता या नकारात्मकता का कोई मात्रा हो कि 250 ग्राम सकारात्मक है या 350 ग्राम नकारात्मक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। गुणात्मक परीक्षणों में गुणों की कोई इकाई नहीं होती है, बस आप उनका परीक्षण करते हो, उनकी एक सीमा देखते हो। तो चलिए, सकारात्मकता नकारात्मकता ये होता है अभिवृत्ति परीक्षण। दूसरा हम देखेंगे अवलोकन। अवलोकन या जिसे निरीक्षण विधि भी बोलते हैं। ये भी एक गुणात्मक परीक्षण होता है, गुणात्मक श्रेणी का होता है। मैंने जिस समय मूल्यांकन पद्धतियों के वर्गीकरण की बात की है, मैंने आपको एक तो प्रश्न यही बताया था कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न तो यही याद रखना है कि निम्न में से कौन सी एक प्रावधि गुणात्मक नहीं है या कौन सी एक मात्रात्मक नहीं है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक के वर्गीकरण में इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, फिर इनके अंदर जो विस्तार है वो आपको याद रखना है, जानना है। तो अवलोकन या निरीक्षण ये व्यवहारवादियों की देन मानी जाती है। ये अवलोकन विधि जो होती है व्यवहारवादियों की देन मानी जाती है। वॉटसन, जो जेबी वॉटसन इसके प्रणेता है व्यवहारवाद के, उनको इसका प्रतिपादक माना जाता है। और उन्होंने इस बात को कहा कि बालकों को दो प्रकार से, विशेष तौर पर दो प्रकार से, नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन जहां पे वो नियंत्रित परिस्थितियों में हम उसका अवलोकन करेंगे, और अनियंत्रित जहां पे परिस्थितियां निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, वो सामान्य तौर पर सहज भाव में उसका अवलोकन करेंगे। और इस अवलोकन के माध्यम से बालक के कई सारे गुणों का बाह्य निरीक्षण करके फिर उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के कुछ गुणों का निर्धारण किया जा सकता है। तो निरीक्षण विधि में बाह्य निरीक्षण होता है, और बाह्य निरीक्षण की दो कंडीशन हो सकती है। एक तो आप नियंत्रित वातावरण में कर सकते हैं, और ये निरीक्षण जो है, मैंने जैसे कहा व्यवहारवादियों की देन माना जाता है, एक प्रमुख विधि मानी जाती है व्यवहारवादियों की, बहिर्दर्शन भी जिसे बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होता है, इस ऑब्जर्वेशन से प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उन्हें विश्वसनीय भी मानते हैं, क्योंकि वो बाहर से दृष्टिगोचर है। तो अवलोकन, निरीक्षण, ये व्यवहारवादियों की देन मानी जाती है। परीक्षण की यह विधि व्यवहारवादियों की देन मानी जाती है। व्यवहारवादियों की देन मानी जाती है।
इसमें बालकों के व्यवहार का बाह्य अवलोकन कर कुछ विशिष्ट गुणों का कितना नियमित है, कितना अनुशासित है, कितना सहयोगपूर्ण है, ऐसे बहुत सारे गुणों का आप उसके भावात्मक पक्ष गुणों का बाह्य अवलोकन के माध्यम से विशिष्ट गुणों का परीक्षण किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, और दो प्रकार होते हैं, वो दो प्रकार जो हैं, एक नियंत्रित अवलोकन और एक अनियंत्रित अवलोकन। जिसे कई बार आप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ये शब्द का भी प्रयोग करते हो। औपचारिक निरीक्षण विधि, अनौपचारिक निरीक्षण विधि, नियंत्रित अवलोकन विधि, अनियंत्रित अवलोकन विधि। नियंत्रित अवलोकन से अभिप्राय होगा जहां पे परिस्थितियां पहले से निर्धारित है, सब कुछ पूरा जो वातावरण है वो पूर्व नियोजित, पूर्व निर्धारित है, नियंत्रित है। उस परिस्थितियों में बालक का व्यवहार क्या है, और एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बालक पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, उस स्थिति में भी आपको बालक का निरीक्षण। और दोनों प्रकार के जो आंकड़े जो मिलते हैं वो विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष अवलोकन से उनको प्राप्त किया होता है। उसके आधार पर व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, कुछ गुणात्मक गुणों को, भावात्मक पक्ष गुणों को देख करके, अवलोकित करके उनका परीक्षण किया जाता है। तो ये निरीक्षण विधि होती है। तीसरी समाजमिति विधि। समाजमिति विधि और इस विधि का जो प्रतिपादक माना जाता है वो जे.एल. मोरेनो। ये प्रतिपादक के हिसाब से ये प्रश्न ध्यान रखेंगे, जे.एल. मोरेनो इसके प्रतिपादक हैं। और जैसा नाम से स्पष्ट है, समाज मिति, समाज मतलब समूह और मिति मतलब मापना। तो इसमें समाजमिति विधि में आप एक समूह का मापन करते हो। समूह का मापन कैसे करते हैं? समूह के मापन में इस विधि में, समाजमिति विधि में, आप किसी एक समूह के अंदर एक प्रकार का परीक्षण करते हो, और उस समूह के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के ओपिनियन के आधार पर, उनकी राय के आधार पर फिर आप कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर कुछ व्यक्तियों का चयन करते हो। जैसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप एक कक्षा समूह है, आपका कक्षा समूह, उस कक्षा समूह में सर्वाधिक लोकप्रिय विद्यार्थी कौन सा है, सर्वाधिक लोकप्रिय सदस्य कौन सा है, इस बात के ऊपर ओपिनियन आप कक्षा के समूह के सदस्यों से लेते हैं, और उनमें से जिनकी अधिकांशतः, जिनकी राय जिसके पक्ष में जाती है वो कक्षा का सबसे लोकप्रिय माना जाएगा, सबसे कक्षा का सबसे सहयोगी बालक, कक्षा का सबसे अनुशासित बालक। ऐसे कई सारे गुणों के आधार पर आप एक समूह के लोगों से वरीयताएं निर्धारित करवाते हो। तो ये जब परीक्षा में प्रश्न आता है कि समूह के सदस्य द्वारा वरीयताएं निर्धारित करके कुछ गुणों का परीक्षण किया जाता है, किस विधि में? वो समाजमिति विधि में किया जाता है। लिखे, इस विधि में एक समूह के सदस्यों द्वारा हालांकि इसमें कुछ व्यक्तिनिष्ठता भी होती है, व्यक्तिनिष्ठता मतलब सब्जेक्टिविटी भी होती है, क्योंकि कई बार समूह का सबसे लोकप्रिय सदस्य कौन है, तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के जो समर्थक है वो बच्चे के
या जो उसे पसंद करने वाले वो उसके लिए वोट करेंगे। तो इसमें थोड़ी व्यक्ति निष्ठता भी होती है, पर गुणात्मक परीक्षण है, हम गुण दोष की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारी चीजें व्यक्तित्व में, साइकोलॉजी में वहां आपको विस्तार से पढ़नी होती है। इस विधि में एक समूह के सदस्यों द्वारा वरीयताएं निर्धारित करके, वरीयताएं निर्धारित करके वरीयताएं निर्धारित करके, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, करके कुछ विशिष्ट गुणों, कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सर्वाधिक या सबसे कम का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। जैसे सर्वाधिक किया जाता है, जैसे जैसे सर्वाधिक लोकप्रिय, समूह का सर्वाधिक लोकप्रिय सदस्य कौन सा है, इस पे समूह के सदस्य अपनी राय देंगे। सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे कम लोकप्रिय, सर्वाधिक सर्वाधिक सहयोगी या सहयोगपूर्ण व्यवहार वाला, सर्वाधिक अनुशासित, सर्वाधिक नियमित, सर्वाधिक अनुशासित। तो एक तरीके से आप बच्चों से वरीयताएं निर्धारित आप करवा रहे हो कि कक्षा का सबसे लोकप्रिय कौन सा है, समूह का, कक्षा से मेरा अभिप्राय समूह का, तो समूह का सबसे लोकप्रिय बच्चा कौन सा है, समूह का सबसे सहयोगपूर्ण बच्चा कौन सा है, समूह का सबसे अनुशासित कौन सा है, या सबसे कम लोकप्रिय कौन है, सबसे कम सहयोगपूर्ण कौन है, सबसे कम। तो इसमें और वरीयताएं निर्धारित समूह के सदस्य करेंगे। तो समाज मिति विधि एक समूह के सदस्यों के राय के आधार पर, उनकी वरीयताओं के आधार पर कुछ गुणों का मापन करती है और कुछ लोगों का पता लगाती है। और इस विधि का, समाजमिति विधि का आप प्रयोग कर सकते हो प्राय, जैसे वोटिंग पद्धति की हम बात करते हैं, वोटिंग पद्धति में अधिकांश वोट जिसको मिल जाते हैं वो समूह के सदस्यों की सबसे ज्यादा, वो लोकप्रिय माना जाता है, वो विजयी माना जाता है। तो ये एक तरीका होता है समाजमिति विधि का। अगली विधि है रेटिंग विधि, रेटिंग स्केल विधि। रेटिंग स्केल विधि क्रम निर्धारण, और रेटिंग स्केल विधि जो है क्रम निर्धारण विधि, इसको ध्यान से देखो, ये आप सामान्य तौर पर भी आप देखते हैं, इसमें आपको रेटिंग देनी होती है। मैं जब जब कभी रेलवे की यात्रा से जब मैं उतर के घर आ जाता हूं, तो फिर रेलवे का एक फीडबैक का सिस्टम होता है, वो अपनी यात्रा को या किसी प्राइवेट ट्रेवल्स या किसी उससे, तो कई प्राइवेट ट्रेवल्स का एक फीडबैक का सिस्टम होता है, या आप मोबाइल पे एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करते हो, उसमें एक फीडबैक का सिस्टम होता है। आप रेट करते हो कि 1 स्टार के, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये रेट करना होता है, ये रेटिंग होती है। उस यात्रा के बारे में पूछा जाता है कि इस यात्रा का अनुभव आपके लिए कैसा रहा, 1 से 5 तक के स्केल पे रेटिंग करें, यानी कि 5 सबसे बेहतर और 1 सबसे बुरा। ये जो पद्धति होती है रेटिंग स्केल, इसमें आप रेट करते हो। और ध्यान रखो, रेटिंग स्केल में जो पैमाने होते हैं वो 3 बिंदु, 3 बिंदु या 5 बिंदु, 5 बिंदु या 7 बिंदु के प्राय इस ये पैमाने होते हैं, इन आधार पे। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर होता है वो 5 बिंदु का पैमाना होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर, और इसी को हम बोलते हैं 5 पॉइंट रेटिंग। 5 पॉइंट रेटिंग या 5 स्टार रेटिंग जो होती है, 5 पॉइंट रेटिंग, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। और ये जो 5 पॉइंट या 3 पॉइंट है, ये कैसे हो सकते हैं, ये इनके इस आधार पर, और आपको कोई भी कथन पूछा जाए, प्रश्न आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपको रेट इन्हीं 3 या 5 या 7 बिंदुओं के सापेक्ष आपको रेट करना होता है। मैं एक बार लिखूं फिर इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। जैसे
इस विधि में कुछ कथनों के सापेक्ष प्रतिक्रिया पूर्व निर्धारित 3 या 5 या 7 बिंदुओं के सापेक्ष ही ली जाती है। इनमें से 5 बिंदुओं वाली पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रचलित है। 5 बिंदुओं की 5 पॉइंट रेटिंग जिसे आप बोलते हैं, 5 पॉइंट रेटिंग सबसे ज्यादा। ये 5 पॉइंट रेटिंग देखो क्या हो सकते हैं, बिंदु आप देखें ये सब पहले से निर्धारित होते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे सदैव, 5 बिंदुओं की आप देखें, सदैव, प्राय या अधिकांश, सामान्यतया या औसत, कभी कभी और कभी नहीं। इन 5 बिंदुओं को आप एक बार देखें, 1 2 3 4 5, किसी भी कथन के सापेक्ष, कथन में अभी आपको बोल करके बताऊंगा, राय हमको इन्हीं 5 बिंदुओं के, आप इनको 3 करेंगे तो कभी नहीं, सदैव और औसत ये आ जाएगा तो ये हट जाएंगे, प्राय हट जाएगा, कभी कभी हट जाएगा। आप देखो सदैव का मतलब क्या होता है, सदैव का मतलब होता है 100%। इसको ऐसे समझे आप, सदैव का मतलब होता है 100% और कभी नहीं का मतलब होता है 0%। तो आपको 0% और 100% के बीच में स्टेज बनानी है। अगर आपने 100% और 0% के बीच में केवल एक स्टेज बनाई है तो 2 तो ये हो ही जाएंगी, 1 और 2, और एक बीच में बना दी तो 3 पॉइंट रेटिंग हो जाएगी। अगर आपने 3 स्टेज बना दी है तो 5 पॉइंट रेटिंग हो जाएगी। अगर आपने 5 स्टेज बना दी है बीच में तो 7 पॉइंट रेटिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं, यानी कि ये सबसे नीचे वाली और सबसे ऊपर वाली तो आएगी, इसके बीच में कितनी आप स्टेज बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कितने पॉइंट रेटिंग है। और सबसे ज्यादा ये, अब इसी का एक दूसरा रूप देखें, जैसे अगर मान लीजिए जैसे पूर्ण सहमत, एक 5 पॉइंट रेटिंग के कुछ और बिंदु, पूर्ण सहमत, सहमत, आंशिक सहमत, असहमत और पूर्ण असहमत। इनको देखें आप, इनको समझिए आप। जैसे अब कथन मेरा है, आप इससे बच्चों के कई सारे गुणों का, व्यक्तित्व के कई सारे गुणों का आप परीक्षण करते हो। जैसे मैं अगर मान लीजिए एक कथन में बोल रहा हूं, उसका उत्तर आपको देना इन्हीं 5 पॉइंट रेटिंग में है, प्रश्न कोई भी हो। जैसे प्रश्न मेरा है कि यदि आपका मित्र आपके बुलाने पर भी आने से मना कर दे तो आप बुरा मान जाते हैं। उत्तर आपको इसमें से देना है। तो सदैव बुरा मान जाते हैं, प्राय ज्यादातर बुरा मान जाते हैं, सामान्यतः औसत, यानी कि औसत का मतलब हो गया बीच की, 50-50%। प्राय का मतलब ज्यादातर टाइम बुरा मानते हैं, एक आध बार ऐसा होता है कि नहीं मानते हैं। सामान्यतः औसत मतलब 50-50%, और कभी कभी बुरा मानते हैं, कभी नहीं बुरा मानते हैं, है ना। जैसे दूसरा कथन है कि कक्षा में अध्यापक द्वारा डांटे जाने पर आप अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। ये अब आपके अंदर के गुण का मैं पता लगा रहा हूं।
कक्षा में अध्यापक द्वारा डांटे जाने पर आप स्वयं को अपमानित महसूस करते हो। और बच्चों से आप इन बिंदुओं के सापेक्ष आप राय ले रहे हो। तो एक बच्चा कह रहा है कभी नहीं, यानी कि मैं कभी अपमानित महसूस नहीं करता हूं। एक कह रहा है सर सदैव। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि वो सदैव अपमानित महसूस कर रहा है, वो कितना ईगोइस्टिक है। प्राय, औसतन, कभी कभी और कभी नहीं। गुण कोई भी हो, आपके 5 बिंदु ऐसे हो सकते हैं, 3 बिंदु ऐसे हो सकते हैं, ऐसे 5 बिंदु आपके हो सकते हैं। पूर्ण सहमत, पूर्ण सहमत यानी कि बिल्कुल 100% सहमत। सहमत मतलब अधिकांशतः आपकी राय उस पक्ष में है। आंशिक सहमत, असहमत और पूर्णतः असहमत। जैसे प्रश्न है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, या जैसे ऐसा कोई भी एक प्रश्न हो सकता है। या जैसे विद्यालयों में मिलने वाली छात्रवृत्ति को बंद कर देना चाहिए, जैसे ये कथन है। अब आप इस कथन से क्या पूर्ण सहमत है या सहमत है? पूर्ण सहमत का मतलब 100% आपकी राय सेम टू सेम है। सहमत में यानी कि आपकी राय का अधिकांश भाग उससे जुड़ा है। आंशिक सहमत यानी कि आप चाहते भी हैं कि हो जाए और नहीं हो तो भी उसमें कोई ऐसा नहीं समझते हैं। और असहमत है, और पूर्णतः असहमत यानी कि बिल्कुल इसके विरोध में है। तो ऐसे किन्हीं 5 बिंदुओं के, मैंने कहा 5 बिंदुओं की पद्धति ज्यादा लोकप्रिय है। और इस संबंध में आपको कथन कोई भी हो, आपको राय इन्हीं 3 या 5 या 7 बिंदुओं के सापेक्ष आपको देनी होती है। और इस आधार पर फिर आपकी राय का मूल्यांकन करके, और ध्यान रखो ये विधि जो होती है रेटिंग स्केल विधि, रेटिंग स्केल विधि रेटिंग स्केल विधि उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा प्रयोग की जाती है, क्योंकि वो इसमें निर्णय लेना होता है। और निर्णय लेने में सक्षम जो होते हैं उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी ज्यादा होते हैं। तो रेटिंग स्केल विधि प्राय उच्च कक्षाओं में अधिक उच्च कक्षाओं में अधिक प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि बड़ी उम्र के बच्चे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो रेटिंग स्केल विधि जिसमें आपको रेट करना है, जिसमें आपको अपनी राय, कथन कोई भी है जिसमें आपको अपनी राय पहले से निर्धारित इन बिंदुओं के सापेक्ष आपको देनी है। रेटिंग स्केल विधि के प्रकार और देख लें, परीक्षा में ये प्रकार आते हैं। रेटिंग स्केल विधि के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। रेटिंग स्केल के प्रकार तो 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आंकिक रेटिंग स्केल विधि। दूसरा होता है ग्राफिक रेटिंग स्केल विधि। और तीसरा होता है बाधित चयन रेटिंग विधि। ये 3 विधियां प्रमुख हैं रेटिंग स्केल में। आंकिक रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल और बाधित चयन रेटिंग विधि। और ये क्या होती है इसको समझ लें। आंकिक रेटिंग विधि जो होती है, आंकिक रेटिंग विधि, उस आंकिक रेटिंग विधि में आप जो रेट करते हो, यानी कि जो रेटिंग दे रहे हो उसके अंक जोड़े जाते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए, जैसे ये मैंने आपके बिंदु दे रखे हैं, तो जैसे ये 1 है, जैसे ये 1 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो मान लीजिए एक बच्चे ने 5 प्रश्न आपने पूछे हैं, 5 प्रश्नों में 3 प्रश्नों के उत्तर 5-5 दिए हैं, एक प्रश्न का उत्तर मान लीजिए 3 दिया है और एक प्रश्न का उत्तर मान लीजिए कभी ने 1 पे दिया है। तो उसके इन सब अंकों को जोड़ा जाएगा। आंकिक रेटिंग विधि में जिस क्रम 1 2 3 4 5 5 पॉइंट की रेटिंग है तो 5 बिंदु तक होंगे, तो 5 अंक तक होंगे। तो जितने प्रश्नों की सापेक्ष जिस जिस अंक की रेटिंग उसने दी है उन सभी अंकों को जोड़ा जाता है और उन सभी अंकों को जोड़ करके फिर उसका मूल्यांकन निकाला जाता है कि अगर 5 प्रश्नों पर उसके अंक इतने हैं तो उसका फिर उसके गुणों के बारे में राय ये है, उसके गुणों का परीक्षण करके ये एक ओपिनियन निकला है, विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकला है, और अगर उसके अंक इतने हैं तो ये निष्कर्ष निकला है, अंक इतने हैं। तो आंकिक रेटिंग में अंकों के आधार पर होता है। दूसरी होती है ग्राफिक रेटिंग। ग्राफिक रेटिंग में अंक नहीं होते हैं, ग्राफिक रेटिंग में टिक किया जाता है, टिक मार्क किया जाता है। पर्टिकुलर जैसे किसी भी कथन पर टिकिंग की जाती है, ग्राफिक इसी को बोलते हैं। ये आंकिक रेटिंग स्केल विधि में अंक दिए जाएंगे, अंत में अंकों का टोटल किया जाएगा, उस टोटल के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएंगे कि टोटल इतना है तो फिर ये इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकल के आता है। ग्राफिक रेटिंग में कभी अंक नहीं दिए जाते हैं, ग्राफिक रेटिंग में केवल टिकिंग की जाती है, जो भी उसका ओपिनियन है, जो आपके पूर्व निर्धारित बिंदु हैं, 5 बिंदु या 3 बिंदु या 7 बिंदु, उनके सापेक्ष केवल टिकिंग की जाती है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये ग्राफिक होता है। और एक बाधित चयन को जरूर आप समझ लें, बाधित चयन क्या होता है। बाधित चयन में जो कथन होते हैं, जैसे मैं आप एक वो देखें, बाधित चयन को देख लें थोड़ा सा, क्योंकि आंकिक और ग्राफिक में तो कोई खास अंतर नहीं है। बाधित चयन रेटिंग, इसमें मैं अभी लिखूंगा, एक बार आप इसको देखें। प्रतिदिन, जैसे मेरा कथन है, राहुल प्रतिदिन समय पर विद्यालय आता है, विद्यालय आता है, अनुशासन में रहता है, अनुशासन में रहता है, गृह कार्य पूरा करता है, गृह कार्य पूरा करता है, सभी गतिविधियों में भाग लेता है। आप इसको समझें, बाधित चयन को। बाधित चयन में क्या होगा, बाधित चयन में हमने राहुल के बारे में जो कथन लिखे हैं वो कथन या तो चारों के चारों अनुकूल होंगे या चारों के चारों प्रतिकूल होंगे, यानी कि दिए गए सभी कथन, बाधित चयन का अर्थ ही होता है, बाधित चयन रेटिंग में इस विधि में जो इंपोर्टेंट चीज है उसको ध्यान रखेंगे। इस विधि में दिए गए सभी कथन या तो अनुकूल होते हैं, या तो अनुकूल होते हैं, या प्रतिकूल। इनमें से ही एक का चयन करना होता है, इनमें से ही किसी एक का चयन करना होता है। अब आप देखें, जैसे मैंने राहुल के बारे में ये कथन लिखे, ये आपको, जैसे राहुल कोई एक बच्चा है और अनुशासित बच्चा ही है, जब उसके बारे में चारों कथन है तो, लेकिन उन चारों में से अब आपके सामने इसको चयन बाधित हम क्यों बोल रहे हैं, बाधित चयन विधि क्यों बोल रहे हैं, बाधित चयन इसलिए बोल रहे हैं कि अब आपके सामने ये 4 कथन है, चारों कथन उसके अनुकूल है और आपको चारों में से एक बाधा है, इन चारों में से आप किसको चुने, और चारों, क्योंकि चारों ही उससे रिलेट करते हैं, चारों ही उससे संबंधित है, लेकिन अब आपको बाधा है कि किसका चयन करें।
यहां पर आपको किसी एक का चयन करना होता है और जिसका आप चयन करते हो वो सर्वोत्तम विकल्प होगा। मतलब वो सर्वोत्तम का, उसके बारे में ये चारों स्टेटमेंट उसके बारे में सही है, लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा अच्छे से उसको अभिव्यक्त, राहुल को अभिव्यक्त कौन सा स्टेटमेंट करता है, ये आपको चयन करने में बाधा। और इसमें राहुल जो है सर्वोत्तम सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है। यानी कि राहुल के बारे में सही तो है, चारों ही कथन सही हैं, चारों ही उसके अनुकूल हैं, लेकिन चारों में से सबसे ज्यादा आप किसे वरीयता दोगे, ये बाधा आपके सामने है। इसलिए इसे बाधित चयन बोलते हैं। तो आंकिक रेटिंग में आपको अंक देना होता है, अंकों का टोटल लगता है। ग्राफिक रेटिंग में आपको खाली टिकिंग करनी होती है, उसके आधार अंक नहीं होते हैं। और बाधित चयन में आपको जो कथन दिए जाते हैं वो अनुकूल हो सकते हैं, प्रतिकूल हो सकते हैं। मान लीजिए कक्षा के किसी एक अन्य बालक के बारे में, मान लीजिए एक अन्य बालक है, मान लीजिए रमेश, और रमेश के बारे में जैसे 4 कथन है या 3 कथन है, तीनों के तीनों उसके प्रतिकूल है। जैसे सर्वाधिक अनुशासनहीन है, कभी विद्यालय में नहीं आता है, कभी गृह कार्य पूरा नहीं करता है। अब आपको ऐसी तीनों स्थितियों में तीनों प्रतिकूल है, आपको किसी एक का चयन करना है और आप इस बात को सोच रहे हो कि सबसे ज्यादा नालायक साला किसमें, उसको टिक करूं। तो सबसे सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को या उस वस्तु को जो कथन है, ये चयन करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इसको बाधित चयन रेटिंग विधि बोलते हैं। तो ये आपकी रेटिंग स्केल विधि होती है, रेटिंग स्केल। अगली जांच सूची, कौन सी विधि आएगी, ये कौन से नंबर की आएगी, चौथी रेटिंग स्केल की 5वीं। जांच सूची। और जांच सूची भी बालकों के व्यवहार के भावात्मक पक्ष के कुछ गुणों का पता करती है। और जांच सूची में लेकिन एक विशेषता होती है, इसमें दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमेशा हाँ या ना में ही प्राप्त किए जाते हैं। कथन कोई सा भी हो, आपको उत्तर केवल हाँ या ना में ही प्राप्त करना होता है। ये भी भावात्मक पक्ष के गुणों की जांच के लिए होती है। यह विधि भी यह विधि भी भावात्मक पक्ष के विशिष्ट गुणों का परीक्षण करती है। तथा इसमें दिए गए कथनों का उत्तर, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, दिए गए कथनों का उत्तर केवल हाँ या ना में। ब्लर कैसे हो रहा है, प्रश्नों कथनों का उत्तर केवल हाँ या ना में देना होता है, केवल हाँ या ना में देना होता है। जैसे कथन, जैसे मान लीजिए मैं कथन लिख रहा हूं, शिक्षण अधिगम प्रणाली में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन पद्धति मूल्यांकन पद्धतियों को बदल देना चाहिए, अब इस पे आपको ये प्रश्न है, अब इस पे आपको कोई ओपिनियन नहीं देना है, स्वतंत्र कोई ओपिनियन नहीं देना है। इसमें केवल आपको हाँ या नहीं में आपको उत्तर,
मूल्यांकन पद्धतियों को बदल देना चाहिए, ये कथन है। कथन कोई सा भी हो, पाठ्यक्रम से गणित को हटा देना चाहिए, उत्तर केवल हाँ या ना में। कुछ बच्चे हाँ कहेंगे, कुछ बच्चे नहीं कहेंगे, है ना। किसी भी विषय से आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसी भी बच्चों के किसी भी गुण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन प्रतिक्रिया लेने की यही होगी कि आप उनको बोलेंगे कि उत्तर आपको केवल हाँ में या केवल नहीं में देना है। जांच सूची की विशेषता होती है, ये भी कुछ विशिष्ट गुणों का परीक्षण करती है भावात्मक पक्ष के, ये आपकी जांच सूची। फिर आपका होता है साक्षात्कार। छठा, साक्षात्कार। साक्षात्कार इंटरव्यू और साक्षात्कार को आप जानते हैं, साक्षात्कार एक ऐसी विधि होती है जिसे प्राय मौखिक तौर पे लिया जाता है, क्योंकि लिखित साक्षात्कार जो होता है वो फिर प्रश्नावली के तौर पे होता है। वहां पे कुछ प्रश्नावलियां होती है, प्रश्नावली को मैं प्रश्नावली में बताता हूँ। साक्षात्कार व्यक्तित्व के कुछ गुणों के बारे में पता करने की एक मौखिक विधि होती है, और इस साक्षात्कार से आप मौखिक कुछ प्रश्न पूछ करके व्यक्तित्व के अलग अलग गुणों का आप पता करते हो। आपको पता है, जैसे जो बड़ी सर्विसेज होती हैं, चुनौतीपूर्ण सर्विसेज होती हैं, चैलेंजिंग सर्विसेज होती हैं, सिविल सर्विसेज विशेष तौर पर, वहां पे इंटरव्यू का अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से व्यक्तित्व के कुछ उन गुणों का परीक्षण किया जाता है जो लिखित परीक्षा के माध्यम से संभव नहीं होता है। तो साक्षात्कार एक मौखिक विधि है जिससे व्यक्तित्व के कुछ गुणों का, और इसके फिर दो प्रमुख प्रकार होते हैं, जैसे हम देखेंगे। पहले साक्षात्कार को मैं लिख दूं, व्यक्तित्व के कुछ विशिष्ट गुणों का परीक्षण मौखिक प्रश्नों के माध्यम से, किया जाता है। तथा प्राप्त होने वाले उत्तरों या प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। साक्षात्कार विधि में आप मौखिक तौर पर जो सामने व्यक्ति है जिसका आपको व्यक्तित्व परीक्षण करना है, कुछ गुणों का पता करना है, आप उससे मौखिक प्रश्न पूछते हैं, और मौखिक प्रश्नों के माध्यम से फिर उसके जो उत्तर, उसकी जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, उनका विश्लेषण करके जब आप निष्कर्ष निकालते हो। और ये जो प्रश्न पूछते हैं, इसके आधार पर साक्षात्कार के प्रकार होते हैं। साक्षात्कार के प्रकार प्रमुख तौर पर दो प्रकार हैं। साक्षात्कार के प्रमुख तौर पर दो प्रकार है, कई जगह आप तीन भी पढ़ते हो, तीसरा कोई अलग विशिष्ट नहीं है, मैं आपको वो तीसरा भी मैं आपको बता दूंगा। चले, प्रमुख जो प्रकार होता है, एक प्रमुख प्रकार होता है संरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार, एक होता है असंरचित साक्षात्कार। और एक तीसरा होता है जिसकी मैं बोल रहा हूं, वो उसे अर्ध संरचित बोलते हैं। हालांकि ये कोई विशेष प्रकार नहीं है, आपको संरचित और असंरचित समझ में आ जाता है तो अर्ध संरचित आप आराम से समझ जाते हो। संरचित साक्षात्कार कौन सा होता है? संरचित साक्षात्कार होता है ऐसा साक्षात्कार, ऐसा इंटरव्यू जिसमें पूछे जाने वाले सभी प्रश्न पहले से निर्धारित, पहले से नियोजित होते हैं। इंटरव्यू केवल उन्हीं प्रश्नों के सापेक्ष चलेगा, आपको दाएं बाएं हट करके अपनी मर्जी से कोई एक्स्ट्रा प्रश्न पूछना ही नहीं है।
यानी कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे साक्षात्कार में वो पहले से निर्धारित होंगे, पहले से तय होंगे, उस तय से हटकर के कुछ भी नहीं होगा। असंरचित साक्षात्कार इसका उल्टा होता है। असंरक्षित में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहले से तय निर्धारित नहीं होते, वो तत्कालीन परिस्थिति में तत्कालीन आधार पर वहीं के वहीं तय होते हैं। और अर्ध संरचित जिसमें आपके कुछ प्रश्न पहले से तय होते हैं और कुछ प्रश्न आप परिस्थितियों के अनुकूल वहां पे बदल करके आवश्यकता अनुसार जो आपको पता करना है और गहराई में जाना है तो मैं लिखा देता हूं संरचित असंरचित में। संरचित में जब साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्व नियोजित पूर्व निर्धारित हो तो साक्षात्कार संरचित है ना, कंस्ट्रक्टेड है। और ये अनकंस्ट्रक्टेड है, यानी कि आपने उसका स्ट्रक्चर पहले से बना लिया है कि केवल इन, और आप देखिए कई सारी कंपनीज जो होती हैं वो इंटरव्यू करती हैं तो उनका इंटरव्यू का जो पैनल होता है वो पहले से तय प्रश्नों को लेकर के ही संवाद करता है कि इन्हीं प्रश्नों को पूछना है, इनसे हटके कोई प्रश्न नहीं पूछना है। असंरचित साक्षात्कार कौन सा होता है? जब साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित ना हो। पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित ना हो तो असंरचित साक्षात्कार होगा। और अर्ध संरचित जिसमें कुछ नियत हो और कुछ तत्कालीन परिस्थितियों में। तो ये प्रश्न जैसे कई बार आता है कि संरचित साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, असंरचित साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संरचित में आपको ये तय कर लेना है कि जो इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके प्रश्न पहले से निर्धारित है वो संरचित है, लेकिन पहले से निर्धारित नहीं है, तत्कालीन स्थिति में ही आप आवश्यकता अनुसार बनाएंगे तो असंरचित है। और ये साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व के कई सारे गुणों का पता करती है। तो ये गुणात्मक प्राविधि। अगली गुणात्मक प्राविधि प्रश्नावली विधि, मेरे ख्याल से 8 नंबर की है कि शायद 7, 8 नंबर, 7 नंबर, सॉरी, प्रश्नावली विधि। और प्रश्नावली विधि इसका प्रतिपादक वैसे प्रश्नावली का जो है वुडवर्थ को माना जाता है। प्रतिपादक वुडवर्थ को माना जाता है प्रश्नावली विधि का। और प्रश्नावली विधि में जिसका परीक्षण किया जाना है, जो प्रयोज्य है, जो व्यक्ति, जो बालक, उसी को उसी को अपने से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इस विधि में, इस गुणात्मक प्राविधि में इस गुणात्मक प्राविधि में प्रयोज्य, प्रयोज्य मतलब जिसका, ऑब्जेक्ट, प्रयोज्य मतलब ऑब्जेक्ट जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, जिसके गुणों का, जिस व्यक्ति के, जिस बालक के गुणों का परीक्षण कर रहे हैं, तो प्रयोज्य को ही स्वयं से संबंधित, स्वयं से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर, कुछ विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर अंकित करना होता है। अंकित करना होता है।
तथा उसके दिए गए उत्तरों के आधार पर व्यक्तित्व के गुणों का विश्लेषण किया जाता है। व्यक्तित्व के गुणों का विश्लेषण किया जाता है। तो कुछ प्रश्न प्रयोजक को दिए जाते हैं, जो व्यक्ति है, बालक है, उसको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, और वो प्रश्न के जो 4 प्रकार होते हैं, प्रश्नावली के जो 4 प्रकार, उस पर भी हम बात करेंगे। वो प्रश्न कैसा भी हो, बंद प्रश्न हो, खुला प्रश्न हो, मिश्रित हो, सचित्र हो, उन प्रश्नों के उत्तर उसको खुद देने होते हैं, और उसके दिए गए उत्तरों के आधार पर उसके गुणों का विश्लेषण किया जाता है। ये जो प्रश्नावली के प्रश्न होते हैं, प्रश्नावली के 4 प्रकार होते हैं, प्रमुख प्रकार। प्रश्नावली के 4 प्रकार होते हैं, और प्रश्नावली के 4 प्रकार ये कौन से होते हैं, इसको समझ लें। 4 प्रकार में पहला प्रकार होता है बंद प्रश्नावली। दूसरा प्रकार होता है खुली प्रश्नावली। तीसरा प्रकार होता है मिश्रित प्रश्नावली। और चौथा प्रकार होता है सचित्र प्रश्नावली। ये प्रश्नावली के 4 प्रकार आपको याद रखना है। बंद प्रश्नावली ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर सीमित विकल्प में से, आपको अपनी मर्जी से कुछ व्यक्त नहीं करना है। सीमित जो विकल्प है, आपको इसमें एक तो ध्यान रखें, प्रश्नावली को ध्यान से एक बार समझ लीजिए। प्रश्नावली विधि, इसके प्रतिपादक वुडवर्थ को माना जाता है, और प्रश्नावली विधि में जो प्रश्न दिए जाते हैं, वो प्रश्न व्यवहार के कुछ भावात्मक पक्ष के गुणों से संबंधित प्रश्न होते हैं। प्रश्न ऐसे नहीं होंगे गणित के जैसे प्रश्न, या विज्ञान के, सामाजिक के, वो ऐसे प्रश्न सूचनात्मक प्रश्न नहीं होंगे। भारत की राजधानी कहां पर, ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। आपके व्यवहार के संबंध में कुछ प्रश्न होंगे। जब ऐसा होता है तो आप क्या सोचते हो, जब ऐसा होता है तो आप क्या फील करते हो, जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है, ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं। तो वहां पे प्रश्न जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बंद प्रश्नावली, जिसमें आप उत्तर दिए गए विकल्प में से ही आपको उत्तर देना है, दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्प में से देना है। और खुली प्रश्नावली, जिसमें आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हो। ये बंद प्रश्न और खुले प्रश्न का भी अंतर है, ध्यान रखो। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है अलग से, कि बंद प्रश्न कौन से होते हैं, खुले प्रश्न कौन से होते हैं। तो मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं कि बंद प्रश्न और खुले प्रश्न को आप देखो। मैं अंक गणित के सापेक्ष में जैसे आपको बता रहा हूं, और ये मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जैसे 5+4 का मान कितना होगा। जैसे एक प्रश्न तो ये है, 5+4 का मान कितना होगा, और इस प्रश्न का उत्तर 9 है। ये ध्यान रखो, ये बंद प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर 9 के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन अगर प्रश्न ये हो बजाय इसके कि किन दो संख्याओं का योगफल 9 होता है, किन दो संख्याओं का योगफल 9 होता है, तो फिर आपके समझ में आ जाएगा कि किन दो संख्याओं का योगफल 9 होता है। इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं। 8 और 1 का योग 9 होता है, 7 और 2 का योग 9 होता है, 6 और 3 का योग 9 होता है, 5 और 4 का योग 9 होता है। आप इसमें कई सारे विकल्प आप ले सकते हो। ऋणात्मक में लेंगे तो अनंत उत्तर बन जाएंगे, अगर आप ऋण में लेंगे तो अनंत उत्तर हो जाएंगे। तो खुला प्रश्न होता है जिसमें आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकते हो। बंद प्रश्न, बंद प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर
केवल दिए गए विकल्पों में से, केवल दिए गए विकल्पों के आधार पर, विकल्पों के आधार पर। वो तो बंद प्रश्नावली होगी, वो तो बंद प्रश्नावली होगी। और खुली प्रश्नावली जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर होता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर होता है, वो खुली प्रश्नावली होती है। और मिश्रित, इसमें बंद प्लस खुली का समावेश होता है, इसमें बंद प्लस खुले दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, वो मिश्रित तो हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है। और सचित्र जिसमें चित्रात्मक प्रश्न होते हैं, चित्रात्मक अभिव्यक्ति पूछी जाती है, चित्रात्मक प्रश्न, चित्रात्मक संकेतात्मक प्रश्न होते हैं। ये प्रश्नावली का चौथा प्रकार होता है। प्राय बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली से जुड़ी बात ज्यादा पूछी जाती है। बंद प्रश्नावली जिसमें आपको दिए गए विकल्प में से ही उत्तर का चयन करना है, और खुली प्रश्नावली जिसमें आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हो। तो ये प्रश्नावली। और लास्ट है, लास्ट में बता देता हूं, संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख ये भी मूल्यांकन की एक गुणात्मक प्रावधि है। संचयी अभिलेख, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, है ना, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। और इस ये क्या मूल्यांकन होता है? संचयी अभिलेख में बालक के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी, चाहे वो उसका बौद्धिक स्तर हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, चाहे उसके अनुशासन, उसके व्यक्तित्व के अन्य गुण हो, उन सब का रिकॉर्ड जो होता है, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन जिसमें होता है, वो संचयी अभिलेख होता है। इस विधि में बालक के व्यक्तित्व के, बालक के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों से संबंधित सूचनाओं, जैसे शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिक चारित्रिक गुण, नैतिक चारित्रिक गुण आदि का एकत्रित ब्यौरा, एकत्रित ब्यौरा होता है। संचयी अभिलेख, एक बालक का जो प्रोग्रेस कार्ड आता है ना, प्रोग्रेस कार्ड, उस प्रोग्रेस कार्ड में उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी दर्ज होती है, वो कितना अनुशासित था, कितना सहयोगपूर्ण था, अन्य गतिविधियों में किस किस में भाग लेता था, किस गतिविधि में कितना अच्छा था, किस गतिविधि में कितना बुरा था, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी हेल्थ की स्थिति क्या है, उसका वेट कितना है, उसका विजन, उसकी दृष्टि, आई विजन कैसा है, ऐसी सारी सूचनाओं को संकलित करके जो एक रिकॉर्ड बनता है। संचयी का मतलब इकट्ठा होकर के, रिकॉर्ड मतलब उसके सारे प्रकार के रिकॉर्ड इकट्ठे होकर के, और फिर ऐसा जो संचयी अभिलेख होता है, ये भी आपका मूल्यांकन का बड़ा एक प्रमुख, क्योंकि आप जब किसी बच्चे का ये संचयी अभिलेख देखते हो, अच्छा इस बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि ये है, इसका स्वास्थ्य ये है, इसका वजन ये है, इसके अंदर विशिष्ट गुण ये है, ये गेम्स में ऐसा है, गाने में ऐसा है, कल्चरल प्रोग्राम में ऐसा है, अन्य कार्यों में, विद्यालय के कार्यों में इतना पार्टिसिपेशन करता है, सब बहुत सारा ब्यौरा आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो। संचयी अभिलेख सबका ब्यौरा होता है। तो विद्यार्थी गुणात्मक प्रावधियां जो हम पढ़ रहे हैं, इन गुणात्मक प्रावधियों का एक बार हम लोग एक बार स्लाइड देख लेते हैं।
मैं वापस एक बार रिवीजन आपको कर देता हूं। मूल्यांकन की गुणात्मक प्राविधियां, हमने मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार की प्राविधियों में वर्गीकरण किया हुआ है। मूल्यांकन को मात्रात्मक प्राविधियां अलग है, जिसमें आपकी सारी लिखित मौखिक परीक्षाएं आती हैं, वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक परीक्षाएं प्रमुख तौर पर जो आती हैं वो आपकी मात्रात्मक परीक्षाएं होती हैं, मात्रात्मक परीक्षण होते हैं। गुणात्मक परीक्षणों में वो मात्रात्मक परीक्षण आपके ज्ञान की मात्रा को व्यक्त करेंगे, आपके संज्ञानात्मक पक्ष को बताएंगे। लेकिन गुणात्मक परीक्षणों में, गुणात्मक प्राविधियों में कुछ गुणों का, भावात्मक पक्ष के गुणों का परीक्षण किया जाता है। इसमें ज्ञान की मात्रा का कोई मतलब नहीं है। तो कौन कौन से परीक्षण? अभिवृत्ति परीक्षण, जिसमें अभिवृत्ति का यानी कि दृष्टिकोण का, आपके भाव कितने सकारात्मक है या कितने नकारात्मक है, इसका परीक्षण किया जाता है, अभिव्यक्ति के माध्यम से किया जाता है। अवलोकन या निरीक्षण विधि, इसमें अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण सुपरविजन किया जाता है। और इंस्पेक्शन जिसे बोलेंगे, उसमें पर्यवेक्षण के माध्यम से, अवलोकन ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, वो ऑब्जर्वेशन करेक्ट वर्ड, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बच्चों के व्यवहार के कुछ गुणों का आप अवलोकन करते हो, उन्हें दर्ज करते हो, उन्हें लिखते हो और उसके आधार पर उसके व्यवहार का विश्लेषण करते हो। यह अवलोकन दो प्रकार से हो सकता है, नियंत्रित परिस्थितियों में और अनियंत्रित परिस्थितियों में, यानी कि जहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है। समाजमिति विधि जेएल मोरेनो की, जेएल मोरेनो प्रतिपादक है। इसमें एक समूह के सब सदस्यों की राय के उनके द्वारा वरीयताएं जो निर्धारित की जाती है, उसके आधार पर व्यक्तित्व के कुछ विशिष्ट गुणों का निर्धारण किया जाता है। कक्षा का सबसे लोकप्रिय बच्चा कौन सा है, समूह का सबसे लोकप्रिय, सबसे चर्चित, सबसे सहयोगी, सबसे अनुशासित है, सबसे गैर अनुशासित, सबसे अलोकप्रिय, ऐसे कई सारे गुणों का निर्धारण आप एक समूह के सदस्यों की राय के आधार पर करते हो। रेटिंग स्केल विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 3 या 5 या 7 बिंदुओं के सापेक्ष कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कथन हो, उसका उत्तर 3, 5 या 7 बिंदुओं के सापेक्ष देना है। ये 3, 5 या 7 बिंदु पहले से निर्धारित होंगे। 5 बिंदुओं वाली पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसे 5 पॉइंट रेटिंग बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि सदैव, अब जैसे मान लीजिए मैं ट्रेन से होकर के आया, सफर करके आया और वहां से मेरे को 5 रेटिंग मिलती है कि 5 बिंदुओं पर, तो आपकी यात्रा का अनुभव कैसा रहा? अत्यंत सुखद, सुखद, आंशिक सुखद, कम सुखद, असुखद है, बिल्कुल मजा नहीं आया, कम, थोड़ा सा ठीक था, या ठीक ठाक था, या बहुत अच्छा था, या सबसे अच्छा था। तो ऐसे कुछ 5 बिंदु प्राय निर्धारित होते हैं। मैंने आपको उसका एक नमूना लिखा है, सदैव, प्राय, अधिकांश, सदैव या प्राय अधिकांश यानी कि ज्यादातर, सदैव का मतलब 100%। आप प्रातः 5 बजे उठ जाते हैं, प्रश्न है, अब उत्तर आपका आ रहा है सदैव उठ जाता हूं यानी कि 100% उठ जाते हैं, कभी नहीं यानी कि कभी नहीं उठते हैं, और इसके बीच में कभी कभी यानी कि इक्का दुक्का दिन होता है जब कभी उठ जाते हैं, 2, 4, 5 दिन। सामान्यतः औसत यानी कि 50-50%, आप आधे दिन उठ जाते हैं, आधे दिन लगभग नहीं उठते। और प्राय अधिकांश यानी कि ज्यादातर दिनों में 5 बजे उठ जाते हैं, कोई एक आध दिन ऐसा होता है जिस दिन नहीं उठते। लेकिन जब आपने सदैव बोला, इसका मतलब 100% आप 5 बजे उठ जाते हैं। तो ऐसे कई सारे गुणों का आप पता करते हैं। रेटिंग स्केल जो होती है उच्च कक्षा में ज्यादातर प्रयोग होती है, क्योंकि इसमें निर्णय लेना होता है, निर्णय वो बच्चे बड़े अच्छे। 3 प्रकार इसके प्रमुख हैं, 3 प्रकार आंकिक रेटिंग, जिसमें आप अंक दे करके 1, 2, 3, 4, 5 जो अंक देते हैं, उस अंक का 5, 6, 10 कथन जितने भी हैं, सबके अंकों का लास्ट में टोटल करते हैं, ये आंकिक रेटिंग होती है। ग्राफिक रेटिंग में अंक नहीं दिए जाते हैं, केवल टिक मार्क किया जाता है। और बाधित चयन में मैंने आपको बता दिया था, बाधित चयन जिसमें आपको चयन करने में बाधा आती है कि यार ये सारी कथन इसके बारे में अनुकूल है या सारी कथन इसके बारे में प्रतिकूल है, मतलब सारे के सारे कथन उसको रिलेट करते हैं उस व्यक्ति को, उनमें से किसका चयन करूं, वहां पे आप उसके बारे में इनमें से जिसे आप सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं उसका चयन करते हैं। ये आपके लिए थोड़ी बाधा होती है, इसलिए बाधित चयन विधि इसको बोलते हैं। रेटिंग स्केल में जांच सूची, जिसमें प्रश्नोत्तर हाँ या ना में दिया जाता है, कथन कोई भी हो, इसमें भी भावात्मक से कुछ गुणों का पता करते हैं। साक्षात्कार, ये मैंने कहा ये मौखिक पद्धति है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के कई सारे गुणों का पता मौखिक प्रश्न करके किया जाता है। ये मौखिक प्रश्न अगर पहले से पूर्व नियोजित, पूर्व निर्धारित है, पहले से आपने तय कर रखे हैं, तो संरचित साक्षात्कार है। और अगर पहले से निर्धारित नहीं है, वही परिस्थितियों में, वही तत्कालीन परिस्थितियों में निर्धारित करेंगे, तो असंरचित है। और अर्ध संरचित में, जिसमें कुछ प्रश्न, इसको भी मैं लिख ही दूं, लाओ, जब पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न, पूर्व से ही नियत हो तथा कुछ
तत्कालीन स्थितियों में, तत्कालीन स्थितियों में निर्मित किए गए हों। यानी कि वहां पर जो प्रश्न, जैसे मान लीजिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और परीक्षक जो मेरा इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो पहले से तय करके आए हैं कि इनसे पूछना है कि आपको सर्वश्रेष्ठ विषय कौन सा अच्छा लगता है। और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको सर्वश्रेष्ठ विषय ऐसा कौन सा है जो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मान लीजिए साइकोलॉजी मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो वो पहले से ही दूसरा प्रश्न भी तय करके लाए हैं कि जो भी विषय बताएगा उसके बारे में पूछा साइकोलॉजी क्यों अच्छी लगती है। और उन्होंने कहा पूछा, ये भी पूर्व निर्धारित है कि साइकोलॉजी ही क्यों अच्छी लगती है। और मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि सर साइकोलॉजी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये मानव के बारे में एक नई सिरे से सोचने का हमको एक नजरिया देती है, विजन देती है, अचेतन के बारे में जानने का विजन देती है। और वहां पे उन्होंने वहां से एक पकड़ लिया कि ये जो नया नजरिया है, अचेतन है, ये क्या है इसको बताओ। ये उन्होंने वहां का वहां बनाया है। तो कुछ प्रश्न पूर्व निर्धारित हो, फिर वहां पे जो साक्षात्कार देने वाला जो बोल रहा है वहां पे से किसी शब्द को पकड़ के वहां से उसकी व्याख्या करवाएंगे। ये अर्ध संरचित होता है। प्राय मुझे जैसे बच्चे कई बार ऑफलाइन में पूछते हैं कि सर बड़े इंटरव्यू जो होते हैं सिविल सर्विसेज वाले, उनमें प्राय कौन सा होता है। तो मैंने कहा कि अर्ध संरचित प्रकार के होते हैं ज्यादातर। और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी रहती है जहां टेक्निकल स्किल की बात होती है, टेक्निकल स्किल वाले जो इंटरव्यू होते हैं वहां पे प्राय संरचित साक्षात्कार, क्योंकि वहां पे उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी बात की जांच के लिए पूछे जाते हैं कि उनके अंदर ये स्किल है कि नहीं है। तो सारे के सारे जो साक्षात्कार होते हैं प्राय स्किल बेस्ड जो होते हैं वो संरचित होते हैं। प्रशासनिक बेस्ड जो होते हैं वो अर्ध संरचित होते हैं। वहां पे नए नए नजरिए पूछे जाते हैं। तो ये साक्षात्कार होता है। और प्रश्नावली विधि, इसके प्रतिपादक वुडवर्थ को माना जाता है। इसमें कुछ लिखित प्रश्न होते हैं। लिखित प्रश्नों के उत्तर प्रयोज्य को, जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम ये प्रयोग कर रहे हैं उसको देना होता है, खुद उसको देना होता है। और वो जो प्रश्नों के उत्तर देता है वो 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं प्रश्नावली के, जिसे हम 4 प्रकार भी बोलते हैं। बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित, मिक्स्ड और सचित प्रश्नावली। ये प्रश्नावली के 4 प्रकार होते हैं। और फिर अंत में संचयी अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसमें आप बच्चे के संबंध में एक सारे रिकॉर्ड का पूरा इकट्ठा रिकॉर्ड होता है। उसके शैक्षिक उपलब्धियां, उसके स्वास्थ्य, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसके शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी रुचियां, उसकी अभिवृत्तियां, सब कुछ। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिक चारित्रिक गुण, रुचियां, रुचियां, अभिप्रेरणा, उसके अंदर मोटिवेशन कितना है, ऐसी बहुत सारी चीज, सबका ब्यौरा, संचित ब्यौरा होता है। और वो संचित ब्यौरा होता है, उसके आधार पर आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो। ये संचयी अभिलेख होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, आप सभी सेशन से जुड़े और गुणात्मक प्रावधान मूल्यांकन की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रावधान दोनों को एक साथ मिलाकर के देखें। आपको अंतर समझ में आ जाएगा। गुणात्मक प्रावधानों में जहां हम केवल कुछ गुणों का मापन कर रहे हैं, मात्रात्मक प्रावधानों में हम वो कितना सीखा हुआ है, कितना ज्ञान उसको है, इसका परीक्षण हम करते हैं। तो सिलेबस के अन्य खंडों पे हमारी मुलाकात होती रहेगी। हम लोग अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए, हर चीज को, हर बात को नोट करके समझ करके पढ़िए। फिर आपको हर चीज में मजा आता है, फिर हर चीज आपके लिए आसान बन जाती है। फिर ये समझ जो होती है वो आपकी एग्जाम तक ट्रांसफर होती है। मुलाकात करते हैं हम लोग आगे। जय हिंद, जय भारत।